साथियों नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है युगल किशोर और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आप सभी के अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म आज़ाद CGPSC एकेडमी के अंदर। आज़ाद CGPSC एकेडमी में आप सभी को आज हम बताने वाले हैं छत्तीसगढ़ निर्वाचन 2023 के चुनाव से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। वैसे तो मैं बता रहा हूँ, इससे पहले भी आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें पता है ना। ये केवल एक औपचारिकता मात्र है और मेरा उद्देश्य यहाँ पर केवल और केवल आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो ही बताना है। मुझसे ज़्यादा जानकार आप हैं, मुझसे ज़्यादा राजनीति आप जानते हैं और मुझसे ज़्यादा आकलन और विश्लेषण आप कर चुके हैं। ठीक है, तो मेरा उद्देश्य यहाँ पर केवल और केवल आप लोगों को परीक्षा का जो पूछे जाने का पैटर्न है और परीक्षा में जो पूछा जा सकता है उन सभी के बारे में बताने से है। ठीक है, चलिए इस वीडियो को आरंभ करते हैं और चलते हैं आगे। तो सबसे पहले हमारा जो चुनाव हुआ, इस चुनाव के लिए हमने एक बनाया था क्या, चिन्ह। इस चिन्ह को हमने क्या कहा, चुनाव चिरई। चुनाव चिरई हमारा इस इलेक्शन 2023, छत्तीसगढ़ इलेक्शन 2023 है ना, इसका क्या है, ये हमारा चिन्ह है। इसके माध्यम से चुनाव को लोगों तक, जन जन तक पहुंचाया गया कि आप लोग चुनाव में पार्टिसिपेट कीजिए। ठीक, अब हमारा चुनाव का वो क्या था, क्या बोलते हैं उसको, थीम क्या था, हमने किस थीम से चुनाव लड़ा है, ये चीज़ भी देखना है ना। तो संकल्प हमारा टूटे ना, कोई मतदाता छूटे ना। जहाँ जहाँ भी ये चिरई लग रही थी वहाँ वहाँ पर क्या चुनाव आयोग के द्वारा बोला जा रहा था, संकल्प हमारा छूटे ना कोई मतदाता, संकल्प हमारा टूटे ना कोई मतदाता छूटे ना। ये हमने स्लोगन बनाया था, ठीक है ना। और ये हमारा क्या है, शुभंकर है। शुभंकर का नाम क्या है अपना, चुनाव चिरई, चुनई चिरई। ठीक है, चलिए तो आप लोगों को एक ये चीज़ याद रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे लिए जो ये इस चुनाव में हुआ, इस चुनाव के जो सारे डेट्स हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो चुनाव बेसिकली मैंने आप लोग शॉर्ट्स के अंदर बताया था कि 2 चरणों में चुनाव होगा। प्रथम चरण में 20 सीटों में और द्वितीय चरण में बाकी की 70 सीटों में चुनाव होना था, है ना। ये चीज़ मैंने बताया था। जो अधिसूचना प्रकाशित हुई तो 13 अक्टूबर 2023 को प्रकाशित हुई थी। नामांकन भरने की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर थी। ठीक है, पहले चरण में बता रहा हूँ, ये पहले चरण की सारी चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही हैं। तो ये 2 चरण था, पहला चरण दूसरा चरण। पहले चरण में कुल कितनी सीटें दांव पे थी, यहाँ पे थी 20 सीटें दांव में। और दूसरे चरण में कुल कितनी सीटें दांव में थी, 70 सीटें दांव में लगी थी। तो पहले चरण के जो अधिसूचना है उसका प्रकाशन कब हुआ, 13 अक्टूबर 2023 को। पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन भरने की अंतिम तारीख कब से कब तक थी, 20 अक्टूबर 2023 से लेके 20 अक्टूबर 2023 तक थी। ठीक है ना। इसके बाद फिर नाम वापसी की अंतिम तिथि कब तक थी, 23 अक्टूबर तक थी। और मतदान की तिथि, फर्स्ट फेज़ ऑफ इलेक्शन हमारे स्टेट में कब हुआ, 7 नवंबर 2023 को हुआ। और इसकी मतगणना कब हुई है, कल परसों, मतलब कि बीते कुछ 1-2 दिन पहले, 3 दिसंबर 2023 को। ये 2 चीज़ है, ये पहली चीज़ है। दूसरा, चुनाव का जो दूसरा चरण हुआ उस दूसरे चरण की अधिसूचना कब जारी की गई, 21 अक्टूबर 2023 को जारी की गई। इसमें नामांकन भरने की अंतिम तिथि कब तक थी, 30 अक्टूबर 2023 तक थी। और नाम वापसी की अंतिम तिथि कब तक थी, 2 नवंबर 2023 तक। इसके लिए मतदान की तिथि कब थी, 17 नवंबर, जिसमें अधिकांश लोगों ने, अधिकांश छत्तीसगढ़ ने वोट किया है। और मतगणना की तिथि थी 3 दिसंबर 2023। 2 चरणों में चुनाव हुए, मतगणना हुई 3 तारीख को। और 3 तारीख को मतगणना के बाद आया क्या, हमारे पास रिपोर्ट, है ना। मतगणना के पास हमारे पास क्या आ गया कि हमने किस कैंडिडेट और किस पार्टी को हमने आने वाले 5 साल के लिए सत्ता में चुना है, इसका हमको रिजल्ट मिल गया था। रिजल्ट में जाने से पहले चुनाव के दौरान और भी कुछ कुछ चीज़ें होती हैं, उनको देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले कॉल 1950। अगर आपको किसी भी प्रकार का इन्फॉर्मेशन देना था, किसी भी प्रकार का सजेशन देना था, किसी भी प्रकार का कंप्लेंट करना था, तो चुनाव आयोग ने अपनी जो हेल्पलाइन नंबर जारी की थी, ये क्या थी, 1950। ठीक है, इसमें आप कभी भी कंप्लेंट कर सकते थे। जो कैंडिडेट लोग थे उनके लिए क्या था, जो ये देखिए केवल कैंडिडेट लॉगिन है यहाँ पर, कैंडिडेट लोगों के लिए
एक जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया संचालित करती है सुविधा ऐप, इस सुविधा ऐप को कैंडिडेट लोगों के लिए लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पे कोई भी कैंडिडेट अपना लॉगिन कर सकता है, ठीक है। ये वाला चीज़ था सुविधा ऐप। इसके साथ साथ एक ऐप और था, ये ऐप आपके लिए मतलब सिविल लोगों के लिए था, नागरिकों के लिए ये एप्लीकेशन था। इस एप्लीकेशन का नाम था सी विजिल। सी विजिल है ना, बी अ विजिलेंट टू यूज़ रिपोर्ट और एनीथिंग। सी विजिल ऐप था। इस ऐप के अंदर क्या क्या सुविधाएं हमको देती है गवर्नमेंट, इलेक्शन कमीशन हमको क्या क्या सुविधाएं प्रदान करती है, ये चीज़ आप लोगों को देखना है। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्रकार के आप लोगों को जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वायलेशन के अंतर्गत यहाँ पे 10 अलग अलग आप लोगों को दिखाया गया है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन अगर होता है, मतलब कि आचार संहिता के उल्लंघन की स्थिति किसको मानी जाएगी, अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो क्या हो रहा है। यदि कोई आपको बंदूक दिखाकर डरा धमका रहा है, मतलब किसी भी हथियार के माध्यम से डरा धमका रहा है और मेरी पार्टी को वोट करना है, ये चीज़ हो रहा है तो ठीक है ना। यदि आपको वोट के बदले आपको शराब और अन्य नशीली चीज़ें बेची जा रही हैं, तो ये चीज़ आपके वायलेशन है, कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है। अगर आपको किसी भी प्रकार के पैसे का लेन देन किया जा रहा है किसी भी पार्टी के द्वारा, तो आप यहाँ पे जो ये मनी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये आप लोगों का मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है। कोई प्रॉपर्टी डिफेसमेंट किया जा रहा है, कोई फेक न्यूज़ चलाई जा रही है, वोटर्स को ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड किया जा रहा है ना, वोटर्स को हम आपको छोड़ देते हैं, हम आपको लेके आ जाते हैं, ये भी चीज़ हो रही है, ये भी आपका मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है। फ्री बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन, किसी भी चीज़ को फ्री में बांटना, जैसे शॉल, साड़ी और जो भी चीज़ें सारी चीज़ें बढ़ती हैं वो सारी चीज़ें है ना। पेड न्यूज़, किसी भी मीडिया संस्थान को केवल अपनी खबर चलाने के लिए खबरें पहुंचाना और उनको केवल उसके लिए पैसे देना, ये चीज़ आपके मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है। कम्युनल हेट स्पीच, किसी भी प्रकार की सांप्रदायिक हिंसा भड़काने वाले, धार्मिक तनाव पैदा करने वाले किसी भी स्टेटमेंट को यहाँ पर आप मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशन के अंतर्गत रिपोर्ट कर सकते हैं। इस कोड ऑफ कंडक्ट के अंतर्गत क्या क्या होता है, देखिए इसको पूरा फॉर एवरी कंप्लेंट रिस्पॉन्स इन 100 मिनट, 100 मिनट के अंदर गवर्नमेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसमें रिस्पॉन्स कर देती है ना। आपने मान लीजिए आपके घर के पास कोई वो हुआ, तो आपने इसमें जो वो किया उस सारी चीज़ों का, यहाँ पर आपको बेसिक 10 चीज़ों के लिए ये सिविजिल ऐप काम करता है। ये चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये पूरा जो आपका कार्रवाई है ये कितने मिनट में कंप्लीट हो जाता है, 100 मिनट में कंप्लीट हो जाता है। ये चीज़ भी ध्यान रखना है। ये 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट और 50 मिनट 4 अलग अलग इंटरवल में है। सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर असाइन करते हैं कंप्लेंट करने के लिए, है ना, जो एक फील्ड यूनिट जो वहाँ पर जाके वेरीफाई करेगी। 15 मिनट के अंदर डीईओ जिसको अपॉइंट किया वो टीम वहाँ पे जाके वेरीफाई करेगी कि ये सारी चीज़ें हैं। 30 मिनट के अंदर जो फील्ड है ना, वो कोई भी एक्शन लेना है तो एक्शन लेगी और रिपोर्ट सबमिट करेगी किसको, डीईओ को। डीईओ क्या है, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, विच इज़ हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इन अ डिस्ट्रिक्ट, है ना। मोस्ट प्रोबेबली हमेशा ये कौन होते हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर लोग होते हैं, वही लोग डीईओ होते हैं, ठीक है ना। मोस्ट प्रोबेबली चुनाव आयोग चाहे तो किसी को भी डीईओ नियुक्त कर सकती है, वेदर इट इज़ आईएएस ऑफिसर, वेदर इट इज़ अ स्टेट लेवल ऑफिसर, ठीक। फिर हम आगे बढ़ते हैं। 50 मिनट के अंदर टाइम टेकन बाय रिटर्निंग ऑफिसर टू क्लोज द कंप्लेंट। ये जो कंप्लेंट फाइल हुई है, इस कंप्लेंट को रिटर्निंग ऑफिसर को आपको लिखित में देना है या फिर कुछ भी करना है। जो भी टीम ने रिपोर्ट तैयार की, इस रिपोर्ट के आधार पर जो कैंडिडेट किसी भी प्रकार का कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेशन कर रहा है उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जानी है, ये सारी चीज़ें एक बार में तय हो जाती हैं, ठीक है ना। ये वाला सारा चीज़ है, ठीक। ये सी विजिल ऐप आप लोगों के लिए था। फिर आप लोगों को यहाँ पर आप लोगों के लिए जो नई चीज़ थी वो क्या था, सबसे पहले यहाँ पे देखो, जो लोग अभी 18 वर्ष के ऊपर हुए, 18 के पार हुए, उन लोगों को इस बार वोट डालने के लिए मिला। तो यदि 1 अक्टूबर 2023 की स्थिति में आपकी उम्र 18 वर्ष या इससे अधिक है और अभी तक मतदाता सूची में आपका नाम दर्ज नहीं है, तो आज ही पंजीयन कराएं। पंजीयन कराने के लिए फॉर्म 6 ये आप लोगों को मैच द कॉलम
मैच द कॉलम सेगमेंट के अंदर इसके क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं, ठीक है ना। सही जोड़ी मिलाइए वाला जो सेक्शन होता है उसके अंदर। तो क्या होगा, फॉर्म 6 में नवीन पंजीकरण के लिए होता है। फॉर्म 6 भी आधार कार्ड को आपके मतदाता पहचान पत्र से जोड़ने के लिए था। फॉर्म 7 किसी मृतक या स्थायी रूप से स्थानांतरित मतदाता को नाम कटवाने के लिए होता है। और फॉर्म 8 संशोधन, स्थानांतरण एवं प्रतिस्थापन ईपी के प्राप्त करने के लिए होता है, ठीक है ना। तो ये 4 टाइप के फॉर्म आप लोगों को अवेलेबल थे। ये 4 टाइप के फॉर्म हम जनरली चुनाव के टाइम पे देखते हैं, ठीक है। आप किसी भी मतदाता पोर्टल में या फिर अपना जो क्या होता है चॉइस सेंटर होता है वहाँ जाके आप सारी चीज़ों को यहाँ इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला सारा चीज़ था। इसके बाद आप देखेंगे हमारा जो चुनाव हुआ और चुनाव का फाइनल वोटिंग रिज़ल्ट आया है। फाइनल वोटिंग रिज़ल्ट जो आया है वो रिज़ल्ट आप लोगों के सामने है। आप लोगों को याद हो गया होगा अभी तक मेरे बताने से पहले, क्योंकि आप लोग बहुत होशियार बच्चे हैं। लेकिन 2018 में क्या स्थिति थी ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा, तो वही चीज़ें मैं आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूँ। ये आपको 2023 का इलेक्शन दिखाई दे रहा है और यहाँ पर आप लोगों को 2018 का इलेक्शन दिखाई दे रहा है। दोनों अलग अलग टाइम पे हो रहा है। तो 2023 के इलेक्शन में आप लोगों को कुल 90 सीट में बीजेपी को 54 सीट मिली है, ये चीज़ हर किसी को पता है ना। और कांग्रेस को 35 सीट मिली है और 1 सीट गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को मिली है, ठीक। ये अदर में जो है बाकी सारी सीटें साफ हो गई, केवल गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को मिली है। और कांग्रेस रिकॉर्ड रूप से मतलब वापस से अपनी पूरी ज़मीन पे आते हुए, है ना, पिछले साल जो इस तरीके से लीड की थी 68, वापस से सरकार, वापस से गवर्नमेंट को जो कांग्रेस पार्टी है इसे जनता ने क्या किया, वापस से उसकी स्थान पे पहुंचा दिया। तो 68 से कहाँ पहुंच गए, वापस 35 में। पिछले बार के 90 सीट में से मात्र 15 सीट किसके पास थी, बीजेपी के पास थी। कांग्रेस के पास कितनी सीट थी, 68 सीट थी। बीएसपी मतलब बहुजन समाज पार्टी, इसके पास कितनी सीट थी, 2 सीट थी। और अदर पार्टीज़ के पास कितनी सीट थी, 5 सीट थी। तो धीरे धीरे सारी चीज़ें इवैक्यूएट हुई और सब के सब हट गए, है ना। और बचा क्या, आप हमारे पास 54 सीट बीजेपी का, कांग्रेस के पास 35 सीट, बीएसपी को कोई सीट नहीं मिली। 1 सीट जो मिली ये छत्तीसगढ़ की मेरे हिसाब से सबसे पुरानी पार्टी है, छत्तीसगढ़ की, पूरे देश की नहीं, छत्तीसगढ़ की सबसे पुरानी पार्टी है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। इसके प्रमुख हैं हीरा मरकाम जी, प्रमुख हैं नहीं, प्रमुख थे अभी कुछ शायद 1-2 वर्ष पहले, या फिर इनका निधन हो चुका है हीरा मरकाम जी का। तो ये गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के संस्थापक थे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप लोगों को जो चेंजेस देखना है वो चेंजेस आप लोगों को याद रखना है। ये चेंजेस आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। इस चेंजेस के अंतर्गत यहाँ पर आप लोगों को परसेंटेज भी याद रखना है। परसेंटेज भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। 2023 में 54 सीट था, 2018 में 15 सीट था बीजेपी के पास। 54 सीट है और 18 में 15 था। तो कुल चेंजेस कितने हुए हैं, 39 सीट्स का हेर फेर दिखाई दे रहा है आप लोग को। इन 39 सीट्स के अंदर आप लोगों को जो वोटिंग परसेंटेज है, ये आप लोगों को वोटिंग परसेंटेज है 46.27% वोट भाजपा को मिले हैं। कांग्रेस की बात करें तो पिछले बार जहां 68 सीट थे वहीं इस बार 35 सीट है। इनके पास कुल 33 सीटों का इनको नुकसान हुआ है और इन्हें 42.23% वोट मिले हैं। और अगर मैं बीएसपी की बात करूं तो इसका तो पूरा नुकसान ही हो गया, है ना। और ये माइनस में चला गया ये पार्टी। और ये जो एक पार्टी है जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी है उससे 11.5% वोट मिले हैं। ये चीज़ आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों को ये बीजेपी का है, ये कांग्रेस का है, ये जीजेपी का है, ठीक है ना। तो ये दोनों चीज़ ये तीनों चीज़ आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। ये जो आज की न्यूज़पेपर में आई थी ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने हैं। 54 सीटें, पिछले चुनाव में भाजपा की सबसे बड़ी जीत, मतलब आज तक के चुनाव में पाँचवीं बार चुनाव हुआ। 2000 में तो डायरेक्ट सरकार आई थी, 2003 में रमन सिंह जी आए थे, फिर से 2008 में रमन सिंह जी आए, फिर से 2013 में रमन सिंह जी आए, 2018 में हमारे पास भूपेश बघेल जी आए और 2023 में फिर से अब एक बार भाजपा की सरकार आई है ना। तो पिछले 5 चुनाव 1, 2, 3, 4, 5
5 चुनाव में भाजपा की सबसे बड़ी जीत। सबसे बड़ी जीत आप लोगों को समझ आ गया 5 चुनाव कौन कौन सा हुआ, तो ये सारा चीज़ था, है ना। अब देखो यहाँ पे आप लोगों को संभागवार ये जो पेपर में दिया था, ये नव भारत पेपर आता है, भारत मध्य भारत का एक बड़ा पेपर है, नव भारत पेपर की कटिंग है ये, अगर मैं गलत नहीं तो नव भारत या दैनिक भास्कर दोनों में से किसी एक का तो है, चलो जिसका भी है देख लेना, ठीक है। तो ये आप लोगों को वहाँ से मिल जाएगा, ये पेपर को फाड़ लेना, या तो फिर आप लोगों के जो बुक डिस्ट्रीब्यूटर होंगे या फिर जो आपके न्यूज़पेपर हॉकर होंगे उनसे आप इस दिन का हर एक पेपर ख़रीद लेना और पूरा रट डालना। इसमें हर चीज़ दिया हुआ है, हर चीज़ दिया हुआ है, कहने का मतलब कि कौन विजयी प्रत्याशी है, कौन पराजित प्रत्याशी है, विजयी प्रत्याशी को कितने वोट मिले, पराजित प्रत्याशी को कितने वोट मिले, वोटों का अंतर क्या रहा और मौजूदा स्थिति क्या है, ठीक है। जैसे आप देखेंगे कि संजारी बालोद में आपको संगीता सिन्हा जी हैं, ये पुराना चेहरा है ना, ये क्या हुई हैं, ये विजयी हुई हैं, है ना। ये कांग्रेस पार्टी से हैं, इनको क्या बोलते हैं 84,649 पोस्ट 649 इनको क्या मिला है, वोट मिला है। राकेश कुमार यादव जी हैं जिनको 67,603 3 वोट मिले हैं, और अंतर देखेंगे तो 17,046 का अंतर है। ऐसे ही आप लोगों को इन सारी जगहों पे अलग अलग जो है वो सारी चीज़ें देख लेनी है, कौन कौन यहाँ पे क्या क्या बनकर आया है, ठीक है, किसको कितना कितना वोट मिला है। पर्टिकुलर आप जिस क्षेत्र से हैं वो तो याद रखना ही रखना है, और बाकी सारे जो बड़े नाम हैं उनको भी याद रख लेना है, ठीक है। ये 2 चीज़ें हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर नवभारत पेज का आप लोगों को ये पेपर देखने को मिल रहा है, ये बहुत ज़्यादा ब्लर हो गया, कोई बात नहीं। नवभारत पेज के अंदर नवभारत के जो पेपर है उसमें ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, ठीक। तो नवभारत के पेज में सबसे जो अच्छी चीज़ दी हुई है, पूरे जो प्रत्याशी हैं इनका कुल चुनाव, और यहाँ पे परसेंटेज ऑफ वोटिंग दिया है, हर विधानसभा में परसेंटेज ऑफ वोटिंग। तो हाईएस्ट वोटिंग परसेंटेज कहाँ था, ये तो आपको पता है कि कुरुद में था, है ना। कुरुद विधानसभा में, कुरुद विधानसभा का विधानसभा नंबर 57 है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, वहाँ पे वोटिंग थी, वोटिंग लगभग 90%, 90.64% वहाँ पे वोटिंग हुई थी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना। और सबसे लोवेस्ट तो हमेशा से ये रायपुर का रिकॉर्ड रहा है कि रायपुर के लोग बड़े ही आलसी लोग रहे हैं, है ना। ये रायपुर के लिए बड़े शर्म की बात है कि रायपुर में सबसे कम वोटिंग होती है। छत्तीसगढ़ की राजधानी के अंदर सबसे कम वोटिंग होता है, ये रायपुर के लिए बड़े शर्म की बात है। आप में से जो भी लोग रायपुर के लोग हैं वो लोगों को रायपुर के अंदर बहुत काम करने की ज़रूरत है। रायपुर में जागरूकता कम है, लोगों में विलासिता ज़्यादा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रायपुर के लोगों को थोड़ा सा अवेयर करना पड़ेगा वोटिंग के लिए। अभी यहाँ पे शायद 50% या 40%, 52 या 54% कुछ वोटिंग है यहाँ पे। देखते हैं इसमें क्या होता है ना। इसमें हर बार चुनाव आयोग के साथ बैठक होती है और चुनाव आयोग हर बार इस चीज़ की कोशिश करते हैं कि रायपुर के लोग वोटिंग करने जाएँ, लेकिन शायद रायपुर के लोग वोटिंग नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। चलिए ये दोनों आपको पेज आपको नवभारत से मिल रहा है, देखो ये नवभारत यहाँ पे लिखा हुआ है, तो नवभारत का पेज आपको ले लेना है। और यहाँ पर आप लोगों को हर एक कैंडिडेट जो जीते हैं, जो हारे हैं, उनका पिछला उस सीट का पिछला पुराना जो रिकॉर्ड है सबका सब रिकॉर्ड यहाँ पे दिया हुआ है इस पेज के अंदर, ठीक है। फिर आप लोगों को एक ये जो चीज़ है ये आप लोगों को PRS की वेबसाइट से मिला हुआ है मुझे। PRS एक लीगल एजेंसी है जो सारे देशों के जो अलग अलग लीगल एस्पेक्ट होते हैं उन सारी चीज़ों को कवर करती रहती है। तो ये UPSC के प्रिपरेशन वाले लोग इसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर इसके माध्यम से जो हमें प्राप्त हुआ वो चीज़ आप लोगों के सामने एक बार रख दे रहे हैं, ठीक है। तो भारतीय जनता पार्टी को 15 पिछली बार था और इस बार 54 वोट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 68 पिछली बार था, इस बार 35 वोट, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को 1 वोट मिला है। इसी के साथ यहाँ पे 90 वोट का सिलसिला समाप्त हुआ, ठीक। बहुजन समाज पार्टी, जनता कांग्रेस पार्टी सब खत्म हो गए। इस चुनाव में हमें कुल 19 महिलाएं निर्वाचित हुई हैं। 19 महिलाएं विधानसभा के गठन के बाद सबसे अधिक हैं। आपको यहाँ पे निर्वाचित महिलाओं की संख्या दिखाई दे रही है। 2003 में जहाँ ये मात्र 5% से शुरू हुआ था, आज 2023 धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज ये 19% लगभग क्या बोलते हैं 14-21% के आसपास ये पहुंच चुका है, ठीक है ना। पिछले वर्ष में जो छत्तीसगढ़ विधानसभा के लिए निर्वाचित महिलाओं की संख्या में वृद्धि हुई है,
नई विधानसभा में महिलाओं का अनुपात 21% हो गया है। 2018 में ये 14% था। ठीक है, तो ये चीज़ भी देख लेना है आप लोगों को। 21% और 14%, यहाँ पे 21% है और यहाँ पर 14% था। ठीक, तो ये चीज़ हो गया। जेंडर प्रोफाइल की बात करें तो पिछले बार जहाँ 77 विधायक पुरुष थे और 13 जो विधायक हैं जो वो महिलाएं थी, बाद में ये महिला वाला जो वो है वो चेंज भी हुआ था। उपचुनाव के नतीजों को इसमें ऐड नहीं किया गया है, ओरिजिनल चुनाव की बात हो रही है। इस बार के चुनाव में देखें तो 71 पुरुष विधायक हैं और 19 महिला विधायक हैं। 71 पुरुष विधायक और 19 महिला विधायक हैं। ठीक है ना, तो आप लोगों को ये भी चीज़ ध्यान रखना है कितनी महिलाएं जीत कर आई हैं। ठीक है, चलिए और देखिए यहाँ पे क्या दिया है। यहाँ पे एक और आंकड़ा निकल कर आया है। जो पिछले 4 कार्यकाल में विधायकों की आयु जो है, 2008 में 25 से 40 वर्ष के 26% लोग थे, जबकि 2023 में जो युवा विधायक हैं, युवा प्रत्याशी हैं, उनका जो विधायक हैं उनका जो परसेंटेज है वो मात्र 14% है। 2023 में सबसे ज़्यादा जो विधायकों की संख्या है वो 56 से 70 वर्ष के विधायक हैं, है ना, और अबव 70 भी हमारे पास 3% विधायक हैं। जब हम न्यूली स्टेट थे तो हमारे पास 14% मात्र ऐसे लोग थे जो 56 से 70 की रेंज में थे, लेकिन अब धीरे धीरे यहाँ पे भी राजनीति बढ़ती जा रही है, लोग नेता बनते जा रहे हैं और लोग जो नेता बने हैं वो लगातार बनते ही जा रहे हैं, है ना। तो इस कारण आप लोगों को जो उम्र है इसमें बढ़ा हुआ दिखते जा रहा है। तो 38% जो विधायक हैं इनका उम्र कितना है, 56 से 70 वर्ष का है। ठीक है, फिर आप लोगों को शिक्षा की स्थिति देख रहे हैं, कितने विधानसभा में ग्रेजुएट हैं, है ना। छठी विधानसभा में ग्रेजुएट की संख्या कम हुई है। तो शिक्षा की स्थिति देखिए, अभी जो विधायक चुनकर आए हैं उन्होंने ऐसे कितने विधायक हैं जो अप टू हायर सेकेंडरी पढ़े हैं। ये आप लोगों को क्या दिखा रहा है, पुरुष और ये महिला। कितने पुरुष हैं, 31% पुरुष ऐसे हैं जो पढ़े लिखे हैं हायर सेकेंडरी तक, और 40% महिलाएं ऐसी हैं जो पढ़ी हैं वहाँ तक। ग्रेजुएट की अगर बात करें तो 30% और 26%, और पोस्ट ग्रेजुएट की बात करें तो 39% और 33%। इस तरीके से आपको ये वाला चीज़ तो याद नहीं रखना है, मतलब आज तक ये चीज़ पूछा नहीं है, पूछना चाहे तो वो भी अगर PRS की वेबसाइट को यूज़ करे छत्तीसगढ़ PSC तो पूछ सकता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम ग्रेजुएट डिग्री वाले विधायकों का अनुपात 2018 में 69% से घटकर 2023 में कितना हो गया है, 59% हो गया है। मतलब हमने अपने जो विधायक चुने हैं वो विधायक क्या हुए हैं, ग्रेजुएट नहीं है, वो ग्रेजुएट नहीं है। ऐसा नहीं है कि अनपढ़ है ना, अनपढ़ और ग्रेजुएट में अंतर होता है। ठीक है, तो ग्रेजुएट नहीं है, साक्षर जरूर हैं, साक्षर हैं, निरक्षर नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक, इसके बाद फिर हमको क्या दिख रहा है, सबसे बड़ा जो जीत है और हार का जो अंतर है वो चीज़ हम लोगों को देखने को मिल रहा है। सबसे अधिक वोटों से जीत किसकी हुई है, रायपुर दक्षिण के विधायक हैं श्री बृजमोहन अग्रवाल जी। ये भाजपा के प्रत्याशी रहे और इन्होंने 67,719 वोटों से जीता है इस चुनाव में। इसके बाद रायगढ़ के विधायक हैं ओम प्रकाश चौधरी जी, ये भी भाजपा के ही प्रत्याशी हैं और इन्होंने 64,443 मतों से अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को हराया है। इसके बाद लोरमी के विधायक हैं अरुण साव जी, वर्तमान में ये भाजपा के अध्यक्ष भी हैं, भाजपा दल के अध्यक्ष हैं और ये चूँकि भाजपा दल से ही हैं, और इन्होंने 45,891 वोट से अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को हराया है। सबसे कम वोटों से जीत की बात करें, जीत की बात हो रही है यहाँ पे, सबसे कम वोट प्राप्त किए की बात नहीं हो रही, सबसे कम वोटों से जीत की बात करें तो कांकेर विधानसभा के जो प्रत्याशी हैं आसाराम नेताम जी, जो कि भाजपा से हैं, वो न्यूनतम 16 वोटों से जीते हैं। मतलब अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से इन्होंने 16 वोट ज़्यादा प्राप्त किए हैं। इसके बाद अंबिकापुर से राजेश अग्रवाल जी, जो भाजपा के विधायक हैं, इन्होंने 94 वोट से ये लीड किए हैं अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से। इसके बाद यदि हम पत्थलगांव के विधायक गोमती साय जी के बारे में देखें, जो भाजपा से हैं, इन्होंने 255 वोट से अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को हराया है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर डन हुई सबसे ज़्यादा जीत के बारे में। सबसे अधिक वोटों से कौन जीता है, सबसे न्यूनतम वोटों से कौन जीता है। इस बार चूँकि चुनाव में कांटे की टक्कर थी तो बहुत कम वोटों से जीतने वालों की संख्या भी बढ़ी है, इसीलिए आप लोगों के लिए ये जो डेटा है ये आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि सबसे कम वोटों से कौन जीता है।
हालांकि ये चीज़ अब आप लोगों को याद हो चुका होगा। अब हम बात करते हैं विजित महिला प्रत्याशियों की। कौन कौन सी महिला प्रत्याशी हैं जिन्होंने इस चुनाव के अंतर अपनी जीत दर्ज की है, उनका नाम हम देखेंगे। ठीक है, तो अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी से सबसे पहला, मतलब सबसे पहला नहीं, ऐसा नाम बस जो दिखाई दे रहा है, जो मैंने नोट्स बनाए हैं उसमें सबसे पहला नाम है रेणुका सिंह जी का। रेणुका सिंह जी हैं भरतपुर सोनहत की। ठीक है, भरतपुर सोनहत की ये विधायिका हैं, विधायक हैं, विधायिका नहीं है। विधायक एक जेंडर न्यूट्रल पोस्ट होता है, जैसे राष्ट्रपति होता है, तो ये विधायक हैं भरतपुर सोनहत की। फिर आप लोगों को देख रहे हैं कि सामरी विधानसभा से कौन जीत कर आए हैं, उद्देश्वरी पैंकरा जी। ठीक है, उद्देश्वरी पैंकरा जी। फिर आप लोगों को रायमुनि भगत, ये आप लोगों को जसपुर विधानसभा से जीत कर आई हैं। गोमती साई जी हमारी पत्थल गांव से जीत कर आई हैं। लता उसेंडी जी पुरानी हमारी महिला एवं बाल विकास मंत्री रहीं, बस्तर संभाग से ये चुनाव लड़ती हैं, कोंडा गांव से ये जीत कर आई हैं। फिर आपको देखने को मिलता है लक्ष्मी रजवाड़े जी हमारे भाजपा के क्या बोलते हैं भटगांव विधानसभा, भटगांव कहाँ है, बिलाईगढ़ भटगांव वाला, भटगांव विधानसभा की प्रत्याशी रहीं। फिर आपको शकुंतला जी मिल रही हैं। शकुंतला जी आपकी बीजेपी के प्रतापपुर सीट की कार्यकर्ता हैं और वो वहाँ से विधायक बनकर आई हैं, प्रतापपुर, है ना। फिर आपको भावना जी दिखाई दे रही है, भावना बोरा जी, ये है हमारे लोरमी पंडरिया वाले, जो वहाँ उस पंडरिया से जीत कर आई हैं। आप लोगों को यहाँ पे कुल मिलाकर 1 2 3 4 5 6 7 8, एक रेणुका सिंह, 2 उद्देश्वरी पैकरा, तीसरा रायमुनि भगत, चौथा गोमती साय, पांचवा लता उसेंडी जी, छठवां लक्ष्मी रजवाड़े जी, सातवां शकुंतला जी, आठवां भावना बोहरा जी, है ना। इन्होंने 8 लोगों ने बीजेपी से कांग्रेस को, बीजेपी से जो पद है वो जीता हुआ है, किसका, महिला विधायक का। अब हम बात करते हैं कांग्रेस के महिला विधायकों की। तो कांग्रेस के महिला विधायकों में एक बार फिर से रिपीट हुई हैं उत्तरी जनपद जांगड़े, शायद नाम है इनका, है ना, इनके पति का नाम शायद जनपद है। तो ये है हमारे सारंगढ़ की विधायिका, जो एक बार फिर से रिपीट हुई हैं इस बार। इसके बाद आपको चातुरी नंद जी दिखती हैं। चातुरी नंद जी हमारे सारंगढ़ विधानसभा, सरायपाली विधानसभा की प्रत्याशी हैं, है ना। इसके बाद फिर आपको कविता जी देखने को मिल रही हैं, सबसे कम एज की विधायिका हैं ये हमारे पास बिलाईगढ़ विधानसभा से इन्होंने जो चुनाव है वो जीता हुआ है, बिलाईगढ़ से। फिर आप लोगों को विद्यावती सिदार जी दिख रही हैं। विद्यावती जी लेलुंगा विधानसभा, रायगढ़, लेलुंगा का एक वो है, जगह है, वहाँ की ये विधायक बनकर आई हैं, लेलुंगा विधानसभा की। फिर आप लोगों को संगीता सिन्हा जी दिख रही हैं। अभी अभी हमने संगीता सिन्हा जी की बात की थी। संगीता सिन्हा जी ये संजारी बालोद वाले बालोद की वो हैं, विधायिका हैं। फिर हमारे पास अनिला भेड़िया जी हमारी पूर्व महिला एवं बाल विकास मंत्री होंगी अभी, चूँकि अभी भी हमारी जो लेटेस्ट महिला एवं बाल विकास मंत्री बोल सकते हैं, अब नहीं बनेंगी जो भी। इसके बाद फिर हमको सावित्री मंडावी जी दिख रही हैं। सावित्री मंडावी जी हमारे भानु प्रतापपुर, जो कांकेर का क्षेत्र है, वहाँ की विधायिका हैं और ये अगर गलत नहीं हो तो ये रिपीट हुई हैं। फिर हमको यशोदा वर्मा जी देखने को मिल रही हैं। यशोदा वर्मा जी हमारे खैरागढ़ विधानसभा की विधायिका हैं। फिर हर्षिता बघेल जी दिखाई दे रही हैं। हर्षिला नहीं है ये, हर्षिता बघेल जी हैं। हर्षिता बघेल जी हमारे डोंगरगढ़ विधानसभा से हैं, डोंगरगढ़ विधानसभा से। और एक हमको दिख रहा है शेषराज हरबंश। शेषराज हरबंश आप लोगों को
पामगढ़ की विधायिका हैं। शेषराज नाम आपको मेल नाम लग सकता है, लेकिन ये शेषराज महिला विधायिका है ना। और ये हमारे कांग्रेस की विजेत महिला विधायिका हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 नहीं 11 होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8। तो एक विधायिका और छूट गई है, उसको हम खोज के लिखेंगे बाद में, है ना। छत्तीसगढ़ की विधानसभा में संगीता जी, विद्यावती जी, चातुर्यनंद जी, अंबिका मरकाम जी कांग्रेस की, ये हमारे सिहावा प्रत्याशी रही, है ना। तो 11वें में यहाँ पे अंबिका मरकाम जी पुरानी कांग्रेस की महिला हैं, ये जो कि कांग्रेस के लिए काम करती हैं, कार्यकर्ता हैं, पहले भी ये विधायक रह चुकी हैं। तो अंबिका मरकाम जी सिहावा की प्रत्याशी हैं और सिहावा से इन्होंने वोट जो चुनाव है वो जीता हुआ है। तो आप लोगों को कुल 19 विधायिका यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। ये 19 विधायकों में आप लोगों को ध्यान रखना है कि कौन से विधायक किस सीट से जीत कर आए हैं, ठीक है ना, वो कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो जीत कर आए हैं, ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। और क्या क्या ध्यान रखना है ये भी चीज़ मैं आपको बताता हूँ। आपको एक फाइंड आउट करना है नोटा सर्वाधिक कहाँ पड़ा है ना। नोटा सर्वाधिक मैंने आज सुबह जितना एनालिसिस किया, जितना पढ़ा, उसके हिसाब से दंतेवाड़ा में सर्वाधिक नोटा आप लोगों को देखने को मिल रहा है। लगभग 6000 प्लस में यहाँ पे नोटा मिला है, 6000 प्लस। मतलब आप समझ सकते हैं कि जनजातीय क्षेत्रों में अपने अधिकारों के लिए कितना वो है। मतलब लोगों को ठीक है प्रत्याशी पसंद नहीं है, लेकिन रायपुर के घर के लोगों की तरह नहीं कि वो घर में बैठे हैं। लोग वोटिंग सेंटर गए, वहाँ पे वोटिंग सेंटर में जाके उन्होंने 6000 लोगों ने ये चीज़ बोला कि हमें चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, हमें कोई भी प्रत्याशी पसंद नहीं है। ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा उपहार है कि आपको नोटा का अधिकार भी मिला हुआ है। बहुत कम ऐसी डेमोक्रेसी है जो इस चीज़ को सपोर्ट करती है और इस चीज़ को एक्सेप्ट करती है कि हाँ हमने प्रत्याशी गलत उतारे। नो डाउट यहाँ से दंतेवाड़ा से हमको कोई ना कोई हमें नेता मिला है ना। लेकिन ये भी चीज़ देखने वाली चीज़ है कि आपको जो वोट का जो अंतर है, वोटिंग डिफरेंस जितना होता है, उस वोटिंग डिफरेंस से ज़्यादा आपको यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, नोटा। तो आने वाले समय में जैसे जैसे चुनाव में रिफॉर्म होंगे और हमें कुछ अच्छे लोग मिलेंगे, कुछ अच्छे ब्यूरोक्रेट मिलेंगे आपकी तरह, तो ये हो सकता है कि इस चीज़ पर भी आगे कदम बढ़ाया जाए और नोटा को वैलिडेट किया जाए। इस पर बहस होनी बहुत सारी बाकी है, ठीक है ना। तो 6000 प्लस से सर्वाधिक जो नोटा है वो दंतेवाड़ा में पड़ा है, ठीक। और जो लोवेस्ट वाला आप लोग बताएंगे, ये हाईएस्ट है भाई, हाईएस्ट है दंतेवाड़ा विधानसभा, याद रखेंगे, ठीक। फिर आप लोगों के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर निर्वाचन आयोग का क्या है, आप लोगों का जो पूरा स्ट्रक्चर है ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो ये सीजी का तो ये है, और आप लोगों को इसके साथ साथ क्या याद करना है, इंडिया का जो निर्वाचन आयोग का पूरा वो स्ट्रक्चर याद करना है, इसके पूरे आर्टिकल याद करने हैं, ठीक है। ये चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर अभी कौन थी हमारी, रीना साहेब कंगाले जी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इन्हीं का नाम है ना। रीना बाबा साहेब है या रीना साहेब जी हैं, जैसा भी है। तो रीना मैडम आईएएस हैं, वो हमारे सीईओ चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं, सीईओ हैं हमारी। तो इन्होंने ही, इनके ही पूरे उसमें गाइडेंस में सारा चुनाव हुआ है, ठीक है ना। तो ये हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हैं भाई, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर। इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जॉइंट चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, जॉइंट चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर भी होते हैं। और आप लोगों को ये इस ऑर्गेनाइजेशन के पूरे डाउन तक के पूरे यहाँ पे स्ट्रक्चर आप लोगों के सामने रख दिया हूँ। इनके बाकी चीज़ों के इन सब का मतलब नहीं है, लेकिन आप लोगों को इसमें से एक प्रश्न जो कभी कभी पूछता है, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सिलेबस में आता है, लेकिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ये इलेक्शन भी आता है ना। तो इलेक्शन के कारण ही आप लोगों को देखने को मिलता है क्या, जो आप लोगों को पद अनुक्रम जमाने को मिलता है, जो सचिव, उप सचिव, फिर प्रधान सचिव, इस तरीके से जो जमाने को मिलता है, उसी कालक्रम, उसी जो सीक्वेंस है ना,
पोस्ट सीक्वेंस में आप लोगों को यहाँ पे देखने को क्या मिलता है, ये चीज़। तो इस बार चूँकि चुनाव हुआ है और चुनाव ही यहाँ पे सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक रहेगा और इसी से आपको हाईएस्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसा आप लोगों ने 2018 के बाद का पेपर देखा होगा, तो आप लोगों को 18 के बाद जो चुनाव हुए उस चुनाव से ही मात्र 5 प्रश्न पूछ लिए थे। तो वो ट्रेंडिंग इस बार भी रहेगा चुनाव, है ना। तो चुनाव के आपको सारे चीज़ें याद रखनी है और ये सारी चीज़ें आपको कंप्लीट करनी है भाई, कि इसके नीचे कौन आता है, मतलब सीईओ, सीईओ के नीचे संयुक्त सीईओ, फिर डिप्टी सीईओ, फिर आपको एसीईओ, फिर आपके सेक्शन ऑफिसर। तो इस तरीके से ये ध्यान रखना, ठीक। चलो, इसके बाद आप लोगों को डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑर्गेनाइजेशन, ये भी इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को पूरा पद अनुक्रम जमाने को देता है, पद अनुक्रम, ठीक है ना। ये चीज़ आप लोगों को जमाने देता है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, ये रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल है और ये सेटअप फॉर इलेक्शन है। इलेक्शन के दिन ये लोग होते हैं, ये इलेक्टोरल रोल होते हैं और ये एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, मतलब ये सारी चीज़ें देखते रहते हैं। हर जगह पे जो हाईएस्ट ऑफिसर होता है वो कौन होता है, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर किसी भी डिस्ट्रिक्ट में केवल एक व्यक्ति होता है, अलग अलग नहीं होता है, ठीक है। फिर ये आपको पोलिंग स्टेशन में देखने को मिलता है डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर। फिर आप लोगों को रिटर्निंग ऑफिसर देखने को मिलते हैं। रिटर्निंग ऑफिसर कौन हो सकते हैं, इन सब बारे में भी प्रश्न आता है। जब हम पंचायती राज वाले जो प्रश्न होते हैं वो जब करते हैं तो इन सारी चीज़ों को किया जाता है। फिर असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर, ये इनके लिए भी क्या पद योग्यता है, ये सारी चीज़ें पूछी जाती है। फिर असिस्टेंट वाले लोग आ जाते हैं यहाँ पर, है ना। यहाँ पे आपको इलेक्टोरल रोल के दिन डीईओ, फिर इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, फिर असिस्टेंट रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, बूथ लेवल ऑफिसर, बीएलओ। ये बीएलओ होते हैं। ये बीएलओ ही आप लोगों का क्या करते हैं जी, मतदाता पहचान पत्र जो होता है इसका वो लोग पूरा सेटअप तैयार करते हैं। ये लोग आप लोगों का पंजीयन करते हैं मतदाता चुनाव उसमें, है ना। इस बार के मेरे मतदाता चुनाव में 2 बार नाम आया था, बीएलओ मेरे को 4 बार फ़ोन किए थे, है ना। अब मैंने क्या आधार कार्ड जुड़वा दिया इस बार, तो आधार कार्ड जुड़वा दिया, मेरा वोट कोई और मत डाले बोल के, है ना। तो इस चक्कर में मेरा नाम 2 बार रिपीट हो गया, बीएलओ मेरे को 4 बार फ़ोन किए हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आप लोगों के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन याद रखना है, सीट कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी किस रिजर्वेशन क्राइटेरिया के अंतर्गत आती है। मतलब एससी है, एसटी है, ओबीसी है, ओबीसी तो नहीं होता है, या फिर अनरिजर्व्ड है ना। कोई भी सीट या तो एससी होगी, या तो एसटी होगी, या तो अनरिजर्व्ड होगी। तो 90 विधानसभा में से कितनी सीट एससी है, कितनी सीट एसटी है और कितनी सीट अनरिजर्व्ड है, ये आप लोगों को बताना है, ठीक। फिर आप लोगों को क्या चीज़ कमेंट करना है, देखो मैं पूरा नंबर ऑफ क्वेश्चन बता दे रहा हूँ और इसी से क्वेश्चन आएगा। आप लोग माने ना माने, इसको बार बार आपको रिपीट करना पड़ेगा। और मैं आप लोगों को आने वाले दिनों में जैसे जैसे चीज़ें अलॉट होती जाएंगी, जैसे जैसे लोग जीतते जाएंगे, है ना, और सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी चुनाव में, कैबिनेट के गठन तक, तब तक सारी चीज़ें मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा। धीरे धीरे इसी पे हम और थोड़ा आगे बढ़ेंगे और इसको हम सबसे अपना स्ट्रॉन्ग टॉपिक बना के रखेंगे, ठीक। चलो, इसके बाद आप लोगों को एमएलए से क्वेश्चन देखने को मिलता है कि एमएलए कौन से कॉन्स्टिट्यूएंसी से हैं। यहाँ पर आप लोगों को ना जो प्रश्न देखने को मिलेगा वो क्या देखने को मिलेगा पता है, मैच द कॉलम। सपोज दैट कि आपको कोई विधायक है, आप मान लीजिए कि कोंटा के रहने वाले हैं और कोई भरतपुर का रहने वाला है, तो दोनों जगह के विधायक दे देंगे और उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी को मैच करने दे देगा कि ये कहाँ के विधायक हैं। और इस बार के विधायक ऐसे हैं कि बहुत कम विधायक पुराने हैं, है ना। तो सब नए नए नाम हैं, सब बड़े हैरान हैं कौन कहाँ से पूछ लेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। इसके बाद एमएलए का वर्क क्या रहा, है ना। एमएलए वर्क कहने का मतलब कि उनका पास्ट प्रोफेशन क्या रहा। पिछली बार के 2018 के बाद जब सरकार बनकर आई तो उसने अपने विधायकों के बारे में पूछा कि ये कौन हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर रहे, ये हमारे प्रोफेसर रहे। तो इस तरीके से ध्यान रखना है ना। तो इस बार के विधायकों के बारे में भी आपको ये ध्यान रखना है कि कौन कौन से प्रोफेशन से बिलोंग कर रहा है, स्पेसिफिक अगर कोई प्रोफेशन है तो, ठीक। तो थोड़ा थोड़ा अपने अपने एरिया में ध्यान रखना कौन बड़े अच्छे उससे आया है। इसके बाद क्या कोई किसी पद में था,
पद में था कहने का मतलब, मान लीजिए कि कोई आईसीसी का चेयरमैन रहा हो, वो आपके यहाँ चुनाव लड़ रहा है ना। कोई बीसीसीआई का चेयरमैन रहा हो, वो चुनाव लड़ रहा है, इस तरीके से पद। या तो फिर क्या उन्हें कोई सम्मान मिला है, मतलब सम्मान मिला है कहने का मतलब, जैसे हमारे यहाँ एक विधायक है अनुज शर्मा जी, भाजपा के विधायक हैं। वो अभी धरसींवा विधानसभा से जीते हैं। उन्हें हम छत्तीसगढ़ राज्य में पुरस्कार भी प्रदान कर चुके हैं, और राज्य के बाद फिर उनको स्टेट के बाहर केंद्रीय स्तर पर पद्मश्री पुरस्कार भी मिला है। तो उनसे रिलेटेड उनको कौन कौन को सम्मान कब कब मिले हैं, उनका काम क्या क्या रहा है, जैसे वो क्या है, उनका काम क्या है। अनुज शर्मा जी एक फोक आर्टिस्ट है, मतलब लोक कलाकार हैं। उनको सम्मान हमने क्या क्या दिया है, लोक कला के क्षेत्र में जो सम्मान दिया है वो दिया है, पद्मश्री दिया है वो दिया है। तो उनको सम्मान कब कब मिला है, ये सारी चीज़ें आपको पेपर में पूछी जाएंगी, तो ध्यान रखना है इस सारी चीज़ों को, ठीक है। इसके बाद इस बार के फर्स्ट टाइम के एमएलए कौन कौन हैं, ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि फर्स्ट टाइम इस बार एमएलए बहुत सारे मिले हैं। तो ये भी फिर से आपको जोड़ी मिलाव वाले में मिल जाएगा, जोड़ी मिलाव वाले में, है ना। तो जोड़ी मिलाव वाले में आप लोगों को देखने को मिल सकता है ये मैच द कॉलम फर्स्ट टाइम के एमएलए हैं बोल के, है ना। जैसे अब मेरे को तो फर्स्ट टाइम के एमएलए याद नहीं है, बाकी इसको देख लेना। अब यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड एमएलए। मोस्ट रिपीटेड एमएलए अब एकदम किस्मती ख़राब हो जाता है तो फिर वैसा मिल जाता है, वैसा वाला बात है। मोस्ट रिपीटेड एमएलए, चूँकि आप किसी भी एमएलए का बहुत पुराना इतिहास नहीं जानते हैं, है ना, तो किस्मत ख़राब हो गई तो फिर ये चीज़ हो जाएगा कि मोस्ट रिपीटेड एमएलए वगैरह पूछ लेगा। ये 25 बार से जीत रहे हैं, ये 7 बार से जीत रहे हैं, मतलब ये जीवन पर्यंत एमएलए ही रहे हैं, मतलब पैदा भी वो एमएलए हुए हैं, ऐसा वाला भाव आ जाता है फिर, है ना। फिर हमको फीमेल एमएलए क्यों कितनी हुई हैं, तो 19 हुई हैं, ये तो हमको पता चल गया। फीमेल एमएलए किन कौन कौन से रिजर्वेशन कोटे से हैं वो, है ना, किस किस आरक्षित सीट से कौन कौन फीमेल जो कैंडिडेट हैं वो चुनकर आई हैं, ये सारी चीज़ें। और सीट सीट मतलब कि उनका जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो कौन से कॉन्स्टिट्यूएंसी है। मान लीजिए अभी जो है लता उसेंडी जी हैं, कोंडागांव से विधायक हैं, कोंडागांव से विधायक चुनकर आई हैं। कोंडागांव एक एसटी सीट है, तो कोंडागांव के विधायक कौन है, हमारी लता उसेंडी जी। रिजर्वेशन कौन सा आ रहा है, एसटी आ रहा है, शेड्यूल्ड ट्राइब का आ रहा है, और जो सीट है वो कौन सी है, कोंडागांव है, कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है, कोंडागांव है। ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक। हाईएस्ट वोटिंग, एक तो परसेंटेज के केस में भी और एक नंबर के केस में भी। आप लोगों को ऊपर मैंने कहा कि ये पेपर आप लोगों को जुगाड़ना है, ये पेपर आप जुगाड़िए। इस पेपर में आप लोगों को यहाँ पर नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ वोटिंग दिया हुआ है ना, कितना वोटिंग है, तो यहाँ से आपको एक हाईएस्ट वोटिंग मिलेगा। दूसरा आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, जो नंबर हाईएस्ट नंबर ऑफ वोटिंग किसका है। तो हाईएस्ट नंबर ऑफ वोटिंग तो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया कि हाईएस्ट नंबर ऑफ वोटिंग किसके पास है, बृजमोहन अग्रवाल जी के पास है, वो इतने वोट से जीते हैं, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ तो मैंने आपको बता दी है। फिर आप लोगों को देखने को क्या मिल रहा है, एज मैंने बताया कि यंगेस्ट मेल कैंडिडेट कौन है और यंगेस्ट फीमेल कैंडिडेट कौन है, मतलब एमएलए कौन है, ये चीज़ आप लोगों को अब ध्यान रखना है, यंगेस्ट कौन बने हैं। तो जहाँ तक मुझे याद है कि यंगेस्ट मेल कैंडिडेट धमतरी के विधायक जो बने हैं वो बने हैं, नाम याद नहीं है। और जो फीमेल कैंडिडेट बनी है ये भी कोई परिचय जान रहा था मैं इनको, मैंने इनका नाम भूल गया, ठीक है ना। तो फीमेल एमएलए भी कोई बनी है, इसको भी ध्यान रखना है। और ओल्डेस्ट मतलब सबसे वृद्ध कौन से हैं, तो ये भी ध्यान रखना है। तो हमारे ये चीज़ वाले ध्यान रखेंगे अपन, मेल और फीमेल दोनों में, है ना, ओल्डेस्ट और यंगेस्ट दोनों। फिर वोटिंग के आपको कुछ कुछ डेटा याद रखने हैं परसेंटेज वाइज, टोटल कितना वोटिंग हुआ, हाईएस्ट वोटिंग परसेंटेज, हाईएस्ट वोटिंग कहाँ हुआ और लोएस्ट वोटिंग कहाँ हुआ। तो हाईएस्ट वोटिंग का मेरे को जगह याद है कुरुद, ठीक है। लोएस्ट वोटिंग का जगह अगर मैं गलत नहीं हूँ तो रायपुर, ठीक। नंबर हाईएस्ट वोटिंग कहाँ पे हुआ है ये भी ध्यान रखना है ना। और सॉरी टोटल वोटिंग कितना हुआ है, मतलब राज्य में अगर 2,50,00,000 मतदाता हैं तो टोटल वोटिंग कितना हुआ ये ध्यान रखना है, ठीक। टोटल वोटिंग में से पर्टिकुलर पार्टीज़ को कितना वोट मिला है, आईएनसी को कितना मिला है, बीजेपी को कितना मिला है, ये ध्यान रखना है, ठीक। फिर आप लोगों को क्या ध्यान रखना है कि हाईएस्ट वोटिंग कहाँ पे हुआ है, हाईएस्ट वोट कहाँ हुआ है और हाईएस्ट वोटिंग डिफरेंस कहाँ का है। तो हाईएस्ट वोटिंग डिफरेंस तो फिलहाल बृजमोहन अग्रवाल जी के पास है, रायपुर के ही विधायक हैं, है ना। तो हाईएस्ट वोटिंग डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, बृजमोहन अग्रवाल जी का रायपुर में आ रहा है। तो ऐसे आप लोगों को हर चीज़ ध्यान रखना है। और सेम वैसे लोएस्ट वोट कहाँ मिला है और लोएस्ट वोटिंग डिफरेंस क्या रहा है। तो लोएस्ट वोटिंग डिफरेंस बताया अभी मैं,
आशाराम नेताम जी, शायद कांकेर विधानसभा, है ना। तो ये चीज़ें हैं आप लोगों के लिए। नंबर में तीसरा यहाँ पर एक नया चीज़ आया है, इस बार के वोटिंग उसमें आपको देखने को मिला होगा कि थर्ड जेंडर जो है उनके लिए भी स्थान था। तो थर्ड जेंडर की आप लोगों को जो इलेक्शन कमीशन की साइट है उसमें जब रिपोर्ट जनरेट होगी तो वहाँ से इसका डेटा निकल जाएगा। तो हाईएस्ट नंबर ऑफ़ थर्ड जेंडर वोटर्स कहाँ पे हैं और लोएस्ट नंबर ऑफ़ थर्ड जेंडर वोटर्स कहाँ पे हैं और कितने परसेंटेज वोटर रहे, ये चीज़ भी आप लोगों को देखना है। ठीक है, तो ये ध्यान रख लीजिएगा, ये एक एक्स फैक्टर है यहाँ पर, आप लोगों को इसको अलग से ध्यान रखना है। ठीक, फिर आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूएंसी, स्पेशली आप लोगों को सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी ध्यान रखनी है, एक विशेष रूप से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है ये चीज़ ध्यान रखना है। फाउंडिंग पर्सन कौन है, इस पार्टी का पूरा इतिहास आपको पता होना चाहिए, पूरा इतिहास। क्योंकि एक बार अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हीरा मरकाम जी इसके जो विधायक हैं, जो इसके फाउंडर पर्सन रहे, जब वो एक्सपायर हुए थे तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के बारे में प्रश्न आया हुआ है। तो आप लोगों को इसका पूरा इतिहास ध्यान कर रखना है और पूरा जान लेना है। ठीक है ना। तो इसके इलेक्टेड पर्सन कौन है ये भी ध्यान रखेंगे, और एंड ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, ये कब गठित हुई, इसका चुनाव चिन्ह क्या है, इसके कितने कैंडिडेट खड़े हुए थे, कितने लोग कहाँ से जीते हैं, हर चीज़ है ना। ठीक, ये हुआ। फिर आप लोगों को लास्ट जो चीज़ मिलेगी वो होगा कैबिनेट का गठन। कैबिनेट अभी गठन हो जाएगा कुछ दिनों में, जो चीज़ मैं आप लोगों को अपडेट करूंगा। मतलब ये सारे मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, यही चीज़ आपको प्रिपेयर करना है। अगर आप मेरा वीडियो नहीं देखना चाहोगे तो अगर ये वीडियो अगर आप कंटिन्यू करेंगे तो फिर तो अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, आने वाले दिनों के पेपरों में ये चीज़ पढ़ना है। एक तो प्रोटेम स्पीकर कौन है, उसका कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, स्पीकर कौन बने, उनका कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, सीएम और मिनिस्टर अभी अलॉट हो जाएंगे कुछ दिनों में, तो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी, उनकी क्वालिफिकेशन और उनका पॉलिटिकल कैरियर, स्पेसिफिकली जितने मिनिस्टर अलॉट होंगे उन सब का याद रखिएगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस हो जाता है आप लोगों के पढ़ने पढ़ाने के पूरे दौर में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी और आपको इतनी ही चीज़ें पढ़नी है और इतनी ही चीज़ें समझनी है सीजी इलेक्शन के बारे में। इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और जितने प्रश्न दिए हैं उसके आंसर आपको पता चलते जाएं तो आप आके डेली बेसिस पे एक हमको क्या कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं। आप यहाँ पे क्वेश्चन में अपने मतलब कमेंट में अपने आंसर छोड़ सकते हैं, जिससे आंसर आते जाएंगे उसको देखते जाएंगे। इसके साथ साथ अभी हमारे पास क्या चल रहा है जी, सुबह आप लोगों को 9 बजे एक क्लास मिल रही है किसकी, सॉरी 9 एक डेली एक लेक्चर मिल रही है किसकी, हमारे फाउंडर कौन है, आज़ाद सर। तो आज़ाद सर की डेली एक क्लास मिल रही है। अभी प्रीलिम्स बेस्ड हम एक एमसीक्यू सीरीज़ शुरू करने वाले हैं। एमसीक्यू सीरीज़ जो शुरू होने वाली है ये आपको डेली मिलने वाली है। आज़ाद सर आप लोगों को डेली अलग अलग जीएस के पूरे सब्जेक्ट, जीएस के सब्जेक्ट के बारे में आज़ाद सर अभी आपको डील कर रहे हैं पूरे चैनल के अंदर। तो ये चीज़ भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है ना। चलिए मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, अच्छे से तैयारी करो, ऑल द बेस्ट।